नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने बवाल को लेकर कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए काम किया है, हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है और पीएम मोदी के साथ आना चाहता है। बीजेपी उन राज्यों में सत्ता में आ रखी है जहां पर हम कभी नहीं थे। एनसीपी में देखने के लिए मिल रही है। अब धीरे धीरे देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर जो काम किए हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हुई है, एक वर्क कल्चर देश के अंदर खड़ा हुआ है। अब सभी दलों को लगता है कि वो भाजपा के साथ आए, मोदी जी के साथ चलें, उनके जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं और वही महाराष्ट्र में भी हुआ है, वही अन्य राज्यों में भी जो है लोग तेजी से भाजपा की तरफ जुड़े हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दौरे को लेकर सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा आदि को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर भी बयान दिया है। धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी ने 2,35,000 लोगों के विचार लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने धार्मिक संगठनों से भी बातचीत की है और इन सब आधारों पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री से मुलाकात कर मैंने कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा आदि के लिए भी उनका मार्गदर्शन लिया है। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। तो माननीय गृह मंत्री जी से चूंकि हम लोग समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहते हैं, अभी इस समय में चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है और हमारा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है और चूंकि अनेकों, जैसे कि हमारा अभी जोशीमठ का आपदा का कालखंड रहा, उसमें भी माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार उस पर हम लोगों को मार्गदर्शन किया है, लगातार सहायता के लिए वहां से अनेकों टीमें भेजी हैं। उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया और आगे के लिए मार्गदर्शन लिया। वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार आज से सावन मास के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश भर से कांवड़ यात्री भी उत्तराखंड की ओर रुख करने लगे हैं। सावन मास का हिंदू मान्यता में खास महत्व है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस महीने में श्रद्धालु मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। इस वर्ष सावन 59 दिनों का होगा, यानी कि शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का होगा। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार चतुर्थमास 4 के बजाय 5 महीनों का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और इसी बीच हमारे संवाददाता आलोक सिमवाल ने मंदिर में जाकर पुजारियों से भी बातचीत की और क्या कुछ महत्व है सावन का, उनसे इस बारे में जाना। आप भी सुनिए। देहरादून के एक प्राचीन शिव मंदिर पे खड़े हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 160 साल पुराना है और 160 सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है की जाती है। आज सावन का महीना भी प्रारंभ हो चुका है और भक्तों का तांता जो है लगातार मंदिर में देखने को मिल रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि ऋषिकेश और हरिद्वार में जहाँ कांवड़िये लगातार पहुंचते हैं, तो आज से उनका आना जाना भी शुरू हो चुका है। अब सावन का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ मान्यताएं हैं और क्यों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है, इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, पहले तो नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहनदेव शर्मा है और ये जिस बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और प्राचीन शिव मंदिर होने के नाते यहाँ पर कई लोगों की आस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से आकर के अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए बहुत ही पौराणिक शिव मंदिर है, जो इसको हम बड़ी महत्वता के साथ इनका पूजन और अपना आस्था को लेकर के
पूजन करते हैं। अच्छा पंडित जी, आज से सावन का मास जो है वो शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ का महीना ये रहता है, क्या कुछ मान्यताएं इसकी हैं और किस तरह से कोई भी भक्त जो है पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है? वो तो हर साल का ही महत्व रहता है कि हर साल सावन जो है हर साल आता ही आता है, लेकिन हर साल के महत्व के अनुसार जो है सावन को हमें जैसे ही कोई ना कोई पर्व आता है तो सावन भी ऐसा पर्व है कि हरियाली का पर्व है ये। और इस हरियाली के पर्व पर जो है भगवान शिव की भक्ति करके जीवन में जो है हर तरह की भक्ति प्राप्त होती है। और भगवान के लिए जो पूजा हम करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी सामग्री चढ़ावें वो सब भगवान अर्पण करते हैं और भगवान उससे दोगुना सब चीजें जो हैं प्राप्त करा देते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और भी थोड़ा एक मंदिर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ भीड़ हमें नजर आ रही है और ये देखने को मिल रहा है कि कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर कर रही हैं। और सावन का महीना है तो ऐसे तो पूरे महीने ही देखने को मिलेगा। और इस बार बताया जा रहा है कि सावन के महीने में 8 सोमवार है और 8 सोमवार में आप व्रत रखने पर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब यही देखना होगा कि सबसे बड़ी चीज जो है वो तो कांवड़ यात्रा को लेकर है, क्योंकि कांवड़िए जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में आलोक सेमवाल, एपी न्यूज, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक के समापन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बैठक में यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी को राज्य में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया। यूसीसी कानून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसीलिए इसको पढ़ना भी समय खराब करने जैसा ही है। ऐसा है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूसीसी को उत्तराखंड में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो लोगों ने सवाल करना चाहिए कि तुमने ये टोटके के लिए हमको क्यों इस्तेमाल किया, ये तो लोगों को सवाल करना चाहिए। यूसीसी टोटके के रूप में इस्तेमाल हुआ, अब उस टोटके का कुछ अर्थ ही नहीं है। अब उसके वो कोई ड्राफ्ट आता भी है, उसको पढ़ करके कोई अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। जिस चीज का कोई कानूनी संवैधानिक अर्थ ही नहीं रह गया, उसको कोई क्यों उस पर टिप्पणी करेगा, क्यों अपना समझ जाए। इस समय संवेदनशील विषय राज्य में चल रहे हैं, यूसीसी का मैटर चल रहा है और भी कई विषय चल रहे हैं। उन सभी विषयों पे आज चर्चा विमर्श है और सीनियर जितने हमारे लीडर्स हैं वो सब यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। कुछ लोग जूम से भी इसमें सम्मिलित होंगे। यूसीसी से लेकर अन्य अनेकों बिंदुओं पर भी चर्चा विमर्श इस पर। अच्छा, अध्यक्ष पौड़ी में भी आपके द्वारा यात्रा निकालने जाने वाली है अंकिता भंडारी मर्डर और यूसीसी के विरोध में। खासतौर पर भाजपा का ये कहना है कि यूसीसी लागू करने के बाद प्रदेश के लोग जो हैं स्टिंग प्रकरण में सीबीआई नोटिस का जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के वकील सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे। सभी के वकील ने जवाब दाखिल किया है। बता दें आपको कि मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी और वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायक को कम मोल भाव करते दिखाई दिए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया था। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई थी। साथ ही दावा किया गया था कि ये दोनों स्टिंग उमेश कुमार ने किए हैं। इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के परिजनों ने सरकारी वकील को बदलने की मांग उठाई है। बता दें आपको कि सरकार से वकील को बदलने की मांग उठाते हुए परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान देते हुए कोर्ट द्वारा में अगली सुनवाई पर उपवास पर बैठने की बात कही है। पूर्व सीएम के इस बयान पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत लगातार अकेले ही उपवास करते हुए नजर आते हैं। जहां भी चुनाव में खड़े हुए हैं लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए उनका नाम हरदा पड़ा हुआ है।
अंकिता भंडारी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार अंकिता भंडारी मामले में जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वकीलों पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी सरकार आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, हरीश रावत जी लगातार उपवास और अलग अकेले ही उपवास करते नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह जहां जहां चुनाव में खड़े हुए लगातार हार का ही सामना करना पड़ा है, इसलिए उनका नाम हारदा ही रखा गया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अकेले ही कांग्रेस में खड़े रहते हैं। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी चार नजर आते हैं। और जहां तक अंकिता हत्याकांड का मामला है, उस पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भी गया हुआ है। और जहां तक उनके परिजनों का सवाल है, उस पर मुख्यमंत्री जी देखिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरीके से हरिद्वार में दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से हत्या की गई, और पहले दिन से ही आपने देखा, चाहे रात को वहां पर बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे पोस्टमार्टम का मामला रहा हो, या वीआईपी के नाम पर जांच की बात हो, लगातार सरकार लीपापोती और थोपने का काम करती रही है, जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार जो ट्रायल चल रहा है अदालत में, वहां पर जो है वकीलों पर पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। अब वहां पर जो अभियोजक हैं, नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान की अध्यक्षता में शहर के व्यापारियों, होटल स्वामियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्लास्टिक की पेयजल बोतलों में QR कोड लगाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें वहां मौजूद लोगों द्वारा कई सुझाव दिए गए और इस योजना को लागू करने से पहले गहराई से मंथन करने की बात कही गई। मसूरी हिलदारी रीसिटी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को DRS कहा जाता है, डिपॉजिट रिफंड स्कीम। इसके तहत हर पानी की बोतल पे, चिप्स मैगी के पैकेट पे, चॉकलेट पे, हर प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग पे QR कोड लगता है। उस QR कोड को एक अधिकतम मूल्य पे, जैसे अगर कोई 10 रुपए की चीज है, 12-13 रुपए पे ग्राहक खरीदता है और जब वो वापस करता है उसका रैपर, तो उसे वापस रिफंड मिलता है। हमने इस प्रस्ताव को, इसमें पूर्ण रूप से प्रस्ताव सुनने के बाद हमने आज ये नतीजा निकाला है कि एक जल्दबाजी में बनाया हुआ प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव धरातल पर उतारने लायक नहीं है। इस प्रस्ताव को नगर पालिका और हिलदारी द्वारा जल्दबाजी में एक संस्था के नाम पर लाया गया है, जिसका हमने आज पूर्ण रूप से विरोध भी किया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सियासी विस्तार की राह तलाशने में जुटी हुई है और इसी बीच प्रदेश में नए तरीके से संगठन बनाने के लिए दिल्ली और पंजाब के विधायक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान आपके विधायकों ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के भ्रमण कर बागेश्वर जिले पहुंचे और साथ ही साथ बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आप नेताओं ने इसे नकारा सरकार बताया है। इस दौरान दिल्ली और पंजाब के मॉडल को विकास मॉडल बताते हुए राज्य सरकार पर भी हमला बोला। जहां आने का मतलब, आने का मकसद जो है, आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के सभी कार्यकर्ता से मिलने का, उनके विचार जानने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। नई जिम्मेवारी हमें दी गई है प्रभारी के तौर पे, ये रोहित जी हैं नए सह प्रभारी के तौर पे। तो हमने ये तय किया कि पूरे उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना है। देहरादून के RTO सुनील शर्मा पर करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप RTI एक्टिविस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने लगाया है। बता दें आपको कि डंडरियाल का कहना है कि जुलाई 2022 में परिवहन विभाग के 2 संभागों के आपस में विलय के बाद वर्तमान में देहरादून विकासनगर और डाकपत्थर में अंतर राज्य मार्गों पर 116 संचालित बसों के 81 फेरों की जगह 464 फेरे कराए जा रहे हैं, जबकि टैक्स केवल 81 फेरों का ही जमा कराया जाता है। डंडरियाल ने कहा है कि RTA की बैठक में फैसला लिया गया था कि इस मार्ग पर चलाई जा रही बसों में GPS भी लगाया जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी बस में GPS नहीं लगाया गया। वहीं इस मामले में विजय वर्धन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देहरादून के RTO सुनील कुमार वाहन मालिकों के साथ मिलकर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
उसकी मैं जो है हमेशा से जो है उसकी भर्त्सना करता आया हूं और मेरे द्वारा जो है कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है पत्राचार किया है, जिसके द्वारा उनके उस आदेश के अनुसार जो है इसमें कई तरह की जो है आरटीओ के विरुद्ध जांच आ गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो आज मेरा जो प्रेस वार्ता का है उसमें यह है कि कई करोड़ रुपए का जो है कई जगह टैक्स की चोरी हो रही है, जिससे मेरे द्वारा पूर्व भी आरटीआई लगाई गई थी। तो आपको यह होगा कि विकासनगर डाक पत्थर की जो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो वाहन संचालित होते हैं तो वो बहुत ज्यादा गाड़ियों की जो है टैक्स की चोरी कर रहे हैं और ये निरंतर जो है 20 वर्षों से निरंतर चला रहा है। कि चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पीड़िता के परिजनों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और साथ ही साथ जिसके चलते अंकिता के परिजनों का गुस्सा भी अब सरकार पर फूट पड़ा है। अंकिता के पिता का कहना है कि सरकार की कार्यप्रणाली से वे दुखी हैं और सीएम से मुलाकात करने के बाद भी अंकिता केस की पैरवी से अधिवक्ता जितेंद्र को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे कि केस कमजोर हो रहा है और उम्मीद टूट रही है। ऐसे में मायूस परिजनों द्वारा पूर्व में आत्मदाह की बात कही जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के माता पिता से मिलने पहुंचे और उनका साहस बांधा। गणेश गोदियाल ने कहा है कि आत्मदाह उन आरोपियों को करना चाहिए जिन्होंने पहाड़ की बेटी की हत्या की है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। लड़ाई मरी थोड़ी है, लड़ाई मरी नहीं है, लेकिन जो आशा की किरण थी, मुख्यमंत्री होते हैं भाई, मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, हम इसको तत्काल इन्हें न्याय देंगे, तो लोगों को सभी को ये सब आश्वान्वित थे कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब ऐसा न हुआ तो तब जो है निराशा छाई इन लोगों में और निराशा के फलस्वरूप परसों इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मन करता है कि हम आत्महत्या कर दें। मेरी ये बहन को आज मैंने कहा है कि तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या तो उन अपराधियों को करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे घृणित काम करके हमारे समाज को कलंकित किया और उस बेटी के जीवन लीला को समाप्त किया, उन्हें करनी चाहिए आत्महत्या। तुम क्यों आत्महत्या? फिर जो परसों की हियरिंग हुई उसमें भी जितेंद्र रावत जी भी खड़े हो रहे हैं। जब हम खुद लड़की के माता पिता जब मना कर रहे हैं कि भाई सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी को हटाओ, तो फिर जितेंद्र रावत जी क्यों खड़े हो रहे हैं? तो परसों जो लाइव हुई थी उसमें भी जितेंद्र रावत बोले कि अगर अंकिता के माता पिता अगर मना कर देंगे मैं स्वयं हट जाऊंगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोरी के मामले में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि सोमवार की रात डेयरी फार्म फौजी कॉलोनी से एक बाइक चोरी होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात बाइक चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कल रात फौजी कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। तो पब्लिक वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम ब्रजेश है और एक का नाम समीर है। इन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं देहरादून में शंभू नदी का रुका हुआ जल प्रवाह को अब खोल दिया गया है। इसको लेकर अधिशासी अभियंता सिंचाई कपकोट पान सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्तमान में कुआरी गांव के भूस्खलन से आया मलबा नदी के तल में लगभग 50 से 60 मीटर की लंबाई और 5 से 7 मीटर की ऊंचाई में जमा है। फिलहाल पानी की निकासी नदी के बाएं क्षेत्र से खोल दी गई है और अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बता दें आपको कि कपकोट तहसील से 80 किलोमीटर की दूरी पर पिंडर नदी की सहायक नदी शंभू नदी में पिछले वर्ष की तरह मलबा आने से नदी का प्रवाह रुक गया था, जिसे सिंचाई विभाग ने चैनलाइजेशन कार्य कराकर रुके हुए पानी के प्रवाह मार्ग को खोल दिया। पहले से ही आ रखी है झील, तो गांव स्थापित हो रहे, पहाड़ का वो रखा है, गांव भी पलायन है और थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था, वो चलता रहता है। ये तो ऐसे कोई नहीं अफवाह थी और हमारे जेई और स्टाफ गए थे 1 जुलाई को, तो देख के आए, नॉर्मल है, सब पानी निकल रहा है, कोई वैसी बात नहीं है। मैं फोटो और बाइट आपको अभी दे देता। तो खतरे की आशंका पहले थी, अब क्या स्थिति है? खतरे की कोई वैसे आशंका नॉर्मल ही है, वो पहले से ही चल रहा है 5-6 साल से ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी रुकता है और निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, बहुत बड़ा है, फ्लो है। मैं भी फोटो देखता हूँ, काफी अच्छा फ्लो हो रहा है। तो सर इसमें निगरानी रखी जाएगी पूरे? अभी हाँ, स्टाफ है वहाँ, प्रॉपर निगरानी है, तुरंत ही हम जाते हैं और हमारा स्टाफ भी वहीं पर है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस द्वारा लगातार चालानी की कार्रवाई की जा रही है और बता दें आपको कि कई नाबालिग आए दिन स्कूटी और बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं।
नाबालिगों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। हालांकि इस बारे में काफी कम लोगों को पता है। 18 साल से कम उम्र के युवाओं को बिना गियर वाली स्कूटी का लाइसेंस बनाया जा सकता है। और हल्द्वानी ARTO विमल पांडे की माने तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नाबालिग सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी बताया गया है कि 16 साल से ज्यादा उम्र वाले बिना गियर की मोटरसाइकिल चला सकते हैं, जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से कम हो। इसके बाद लाइसेंस धारक 18 साल की उम्र होने पर लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं। अगर आप भी 16 साल के हैं तो बिना लाइसेंस बना सकते हैं। और आपको बता दें कि आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं अगर आप 16 साल के हैं। साथ ही साथ नाबालिगों की स्कूटी चलाने की संख्या ज्यादा हो रही है, इसीलिए क्योंकि वो स्कूल और ट्यूशन जाने के लिए बिना गियर वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में लाइसेंस नहीं होने पर उनका चालान कट जाता है। पिछले दिनों चंपावत में एक नाबालिग का स्कूटी चलाने की वजह से 33,500 रुपए का चालान कट गया था। ऐसे में नाबालिग का युवा 16 साल से ज्यादा उम्र वाला लाइसेंस बनवा सकता है और इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा। तो क्या मानक है? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइसेंस बनाने के लिए अगर आप मोटरसाइकिल या LMV यानी कि मोटर कार का लाइसेंस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल कार या मोटरसाइकिल का विद गियर, तो आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। अगर आप इस उम्र को पूर्ण कर चुके हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 16 वर्ष के हैं, 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप ऐसे लाइसेंस के साथ 50 सीसी इंजन क्षमता के वाहन को, टू व्हीलर को चला सकते हैं जो कि बिना गियर का हो। 2019 से शुरू हुआ देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने 2022 तक स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरे करने का दावा भी किया था। इसी बीच प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन का कहना है कि स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा जो है वो अभी तक नहीं किया गया। विभाग द्वारा नहीं अभी तक काम किया गया है, जबकि अलग अलग विभागों को इस काम को करने का जिम्मा भी दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी भी देखने को मिल रही है। कुछ महीनों पहले स्मार्ट सिटी के कार्य का धीमी रफ्तार की वजह से राजपुर विधायक खजान दास अपनी ही पार्टी के खिलाफ स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए स्मार्ट सिटी के काम को जल्द पूरा करने की बात भी कही थी। प्रदेश में बदलते मौसम के बावजूद भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मौसम पर श्रद्धा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां के धामों में पहुंच रहे हैं। वहीं चमोली के कपाट खुलने के 2 महीने भीतर 12,50,000 के ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं नजारा बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी देखने को मिल रहा है। यहां बद्रीनाथ में अब तक 10,19,000 और हेमकुंड साहिब में 1,25,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। वहीं भारी बारिश के चलते भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे इन दिनों कई स्थानों पर अवरुद्ध है, जिस वजह से तीर्थयात्रियों को मार्ग खोलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा मार्ग खोलने के लिए जगह जगह JCB मशीनें और मजदूरों को भी लगाया गया है, जो मार्ग को सुचारू कर रहे हैं। वहीं मार्ग अवरुद्ध होने पर प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए पानी, बिस्किट, नमकीन आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही रात की व्यवस्थाओं को देखते हुए धर्मशालाएं, स्कूल और होटल्स में भी यात्रियों को निःशुल्क ठहराया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।